Hello everyone, I hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn about the money multiplier. आज हम जानेंगे मनी मल्टीप्लायर के बारे में. मनी मल्टीप्लायर जिसको क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं. देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये कैसे वर्किंग होती है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. लेकिन मनी मल्टीप्लायर समझने से पहले कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, जैसे LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में हमने पढ़ा था जब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक डिस्कस किए थे. एक बार फिर से इसे देखते हैं. LRR क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स with commercial banks which is legally required for the banks to keep as reserve. डिपॉजिट का वो हिस्सा, वो फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट, जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट होता है, पैसा जमा होता है. देखो बैंक्स के बेसिक दो फंक्शन होते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स. कि बैंक डिपॉजिट लेता है, पैसा जमा करता है कस्टमर से, और लोन्स प्रोवाइड करता है. ये दो बेसिक फंक्शंस होते हैं बैंक के. तो लीगल रिजर्व रेशियो वो फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट है, डिपॉजिट का वो हिस्सा है with the commercial banks which is legally compulsory for the banks to keep as reserve. तो डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंक को रिजर्व करना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है, मतलब उसका वो आगे लोन नहीं दे सकते. जैसे दो बेसिक फंक्शन बैंक के हुए, एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन्स. जो उन्हें डिपॉजिट में पैसा मिलता है, जो लोग पैसा जमा करते हैं, उसका ही आगे बैंक लोन देता है. लेकिन लोन देते समय जो पैसा उसके पास डिपॉजिट हुआ, उसमें से कुछ हिस्सा उसे रिजर्व रखना पड़ता है. सारा पैसा उठाकर वो लोन में नहीं दे सकते, कुछ पोर्शन रिजर्व रखना पड़ता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो. तो डिपॉजिट का वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक्स के लिए कंपलसरी है कि वो रिजर्व रखें, उसे हम कहते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. ठीक है. द बैंक्स कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट as cash reserves and use the remaining deposit for giving loan. सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट का एक हिस्सा ही बैंक रिजर्व रखती है और बाकी हर लोन दे देती है. By keeping only a fraction of deposits in cash, the banks can conveniently meet the withdrawal demands of depositors. ये रिजर्व रखना क्यों जरूरी है? हम लोग सारा लोन क्यों नहीं दे सकते, कुछ रिजर्व तो रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई अपना पैसा निकालने आ गया, विड्रॉल डिमांड आ गई, अब इसने पैसा डिपॉजिट किया था, मान लो तुम्हारा पैसा निकालने आ गया, तो बैंक ने अगर उठाकर सबका पैसा ही लोन में दे दिया, तो उसे वापस कैसे करेंगे? अगर बाकी कस्टमर अपना पैसा निकालने आ गए, तो उसमें पैसा निकालने आ जाता है, तो बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए कि वो उनके विड्रॉल डिमांड को पूरा कर सके. तो इसलिए कुछ पोर्शन जो है डिपॉजिट का रिजर्व रखना होता है. जैसे किसी ने 1000 रुपीज़ जमा करे, बैंक में एग्जाम्पल से समझते हैं, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करे, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं 20% है LRR, 20%, तो 1000 का 20% हो गया 200. तो मतलब बैंक को 200 रिजर्व रखने पड़ेंगे, और बाकी बचे 1000 माइनस 200, 800. 800 का वो लोन दे सकते हैं. 1000 का पूरा लोन नहीं दे सकते, ये रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि अगर विड्रॉल डिमांड्स हुई तो उसको पूरा कर सके. अगर कोई अपना पैसे निकालने आ जाता है, तो बैंक के पास फंड्स होने चाहिए. ठीक है. इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हु डिसाइड्स द कैश रिजर्व. अब रिजर्व कितना रखना है, कितना LRR होगा, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है. इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लीगल रिजर्व रेशियो इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट. कम से कम इतना रिजर्व रखना ही पड़ेगा बैंक्स को. देर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल रिजर्व रेशियो के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं. पहला स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, और दूसरा CRR, कैश रिजर्व रेशियो. अब ये दोनों क्या हैं समझते हैं. SLR is the fraction of deposits which banks are required to keep as cash with the bank itself. तो डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है. जैसे 20% रिजर्व रखा था, 1000 रुपीज़ किसी ने जमा किया तो बैंक में 20%, 200 रिजर्व रखा था, तो उसमें से जितना पैसा बैंक अपने पास रखेगा, ठीक है, अपने पास रखता है. और कैश रिजर्व रेशियो होता है द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक. अब बैंक ने जो फंड रिजर्व कर रखे थे, जैसे 1000 में से 200 बैंक ने रिजर्व कर लिया था. अब 200 का 200 वो अपने पास नहीं रखेगा, 200 का 200 अपने पास नहीं रखेगा, उसे दो हिस्सों में बांट देगा. एक हिस्सा वो अपने पास रखेगा, उसे हम कहते हैं SLR, द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कीप एट कैश विद बैंक इटसेल्फ. अपने पास रखेगा, तभी उसे भी पैसों की जरूरत हो, कोई पैसे निकालने आ जाए तो उसके पास पैसे होने चाहिए.
और दूसरा हिस्सा रखता है वो CRR के, कैश रिजर्व रेशियो, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक के पास इंडिया में जैसे RBI, फ्रैक्शन डिपॉजिट का वो फ्रैक्शन, वो हिस्सा which the banks are required to keep with the सेंट्रल बैंक, जो बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे 200 हमने एग्जाम्पल लिया था रिजर्व रखा बैंक ने, तो मान लेते हैं कि 100 बैंक ने अपने पास रखा और 100 रखा सेंट्रल बैंक के पास। तो ठीक है, तो रिजर्व को हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं, दो कंपोनेंट्स हैं उसके, SLR CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिजर्व का वो पार्ट जो बैंक को अपने पास रखना है। कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व का वो पार्ट जो बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में हमने पढ़ा था, सेंट्रल बैंक के पास बैंक रिजर्व क्यों रखते हैं, क्योंकि बैंक को अगर कोई पैसों की जरूरत हो गई, कोई इमरजेंसी, कोई लोन लेना पड़ा, तो वो सेंट्रल बैंक से ले सकते हैं। तो इसलिए एक हिस्सा जो है रिजर्व का वो सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, एक हिस्सा अपने पास रखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब ये टर्म समझ आ गई, अब हम मनी मल्टीप्लायर समझेंगे। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। न्यू डिपॉजिट्स इन बैंक्स लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर डिपॉजिट्स बाय बैंक। जैसे बैंक में नई डिपॉजिट होती है तो उससे और डिपॉजिट्स होती हैं। द मल्टीपल बाय विच डिपॉजिट्स इंक्रीज ड्यू टू एन इनिशियल डिपॉजिट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर। मतलब इसने पहले पहले एक डिपॉजिट करी किसी ने बैंक में, फिर उससे जो और डिपॉजिट इंक्रीज हुई, उससे और जो पैसे जमा हुए, किस मल्टीपल से। जैसे स्टार्टिंग में मान लेते किसी ने 1000 रुपीज जमा किए थे, लेकिन एंड तक टोटल डिपॉजिट्स हो गई बैंक की 10,000। तो कितने गुना बढ़ी डिपॉजिट्स, 1000 थी इनिशियल, तो फाइनल हो गया टोटल 10,000, तो कितने गुना बढ़ गई, 10,000 बाय 1000, 10,000 को 1000 डिवाइड करो 10 टाइम्स जो है डिपॉजिट इंक्रीज हुई। तो जो मल्टीपल जिससे डिपॉजिट इंक्रीज होती है ड्यू टू इनिशियल डिपॉजिट, उसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर। जैसे हमने देखा अभी 10 टाइम्स हो गया था मनी मल्टीप्लायर। इसको समझेंगे हम एग्जाम्पल से। ठीक है, सो डोंट वरी। डिपॉजिट मल्टीप्लायर हम निकालते कैसे हैं, इट इज़ 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो देखा आपने क्या है, जैसे अगर लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर हो जाएगा 1/20%, मतलब 1/0.2, 1/0.2 मतलब हो गया 10/2, मतलब 5 टाइम्स। और अगर डिपॉजिट लीगल रिजर्व रेशियो 10% है तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 टाइम्स, मतलब जितना लीगल रिजर्व रेशियो कम होगा ना, 20% था तो ये 5 टाइम्स, 10% है तो ये 10 टाइम्स। लीगल रिजर्व रेशियो जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा होगा डिपॉजिट मल्टीप्लायर। डिपॉजिट उतनी जल्दी से ग्रो करेंगी जितना LRR कम होगा, और LRR ज़्यादा होगा तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। अभी इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। पहले कुछ एजम्पशंस देख लेते हैं। जब हम मनी मल्टीप्लायर की वर्किंग करें तो कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ बातें आपको मान के चलनी है। जैसे ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू बैंक्स, हमें ये मान के चलना है, ठीक है, अज्यूम करना है, रियलिटी नहीं, अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू बैंक्स। जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जितना भी पैसों का लेन देन हो रहा है वो बैंक के थ्रू ही हो रहा है, कोई कैश नहीं, कुछ और नहीं, सारा पैसों का लेन देन जो है वो बैंक्स के थ्रू ही हो रहा है। ऑल द ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू बैंक्स। और दूसरी एजम्पशन है, The entire banking system and monetary system is regulated through banks. सारा मॉनिटरी सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम, सबको बैंक ही रेगुलेट कर रहा है, सब बैंक ही कंट्रोल कर रहा है। सारे लोग अपना पैसा एक ही बैंक में जमा करते हैं, सब लोन एक ही बैंक से लेते हैं, वैसा मान के चल रहे हैं। ये दो एजम्पशंस हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, अब हम एक टेबल देखते हैं, उससे समझेंगे मनी मल्टीप्लायर की वर्किंग कैसे होती है। अभी हमने स्टार्टिंग में भी एक एग्जाम्पल लिया था, उसके थ्रू से समझेंगे। इसमें 4 चीज़ें हैं, राउंड्स, डिपॉजिट्स, लोन, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। डिपॉजिट का वो पार्ट जो बैंक्स को रिजर्व रखना पड़ता है। इनिशियल राउंड में मान लेते हैं, तब इनिशियल पहले पहले किसी ने डिपॉजिट किए 1000 रुपीज़ बैंक में, 1000 रुपीज़ किसी ने जमा करे, डिपॉजिट है 1000। तो 1000 में से अभी हमने देखा LRR है 20%, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 1000 का 20% हो जाएगा 200। LRR 20% है ना, मतलब इतना पार्ट 1000 में से इतना बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा। LRR है 20%, तब 200 रिजर्व रखना पड़ेगा। अब 1000 में से 200 बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा,
तो बाकी बचे 800 का तो वो लोन दे सकता है, बाकी 800 का लोन दे सकता है। तो बैंक के पास जमा हुए 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, इसमें से उसने रिजर्व रखा 20%, 200, और बाकी 800 का लोन दे दिया, 800 का लोन दे दिया। तो इनिशियली पहले पहले किसी ने 1000 रुपये जमा किए, इसमें से बैंक ने 200 रिजर्व रख दिया, 20%, और 800 का आगे लोन दे दिया। अब कहते हैं फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, जिसने लोन लिया 800 का, किसी ने लोन लिया होगा। अब लोन कोई किसी लिए लेता है, लोन लेते हैं या तो कोई अपनी फीस देने के लिए, या किसी मकान के लिए, कार के लिए, मतलब उसी उसके सर्विस के लिए लोन लेता है इंसान। जिसने लोन लिया वो पैसा उसने कहीं खर्च किया होगा, या तो उसने कोई कार खरीद ली मान लेते हैं, या फिर कोई कोई फीस दे दी कोई, ठीक है, तो गुड्स या कोई सर्विस परचेज की होगी। अब जिससे उसने गुड या सर्विस परचेज की, जिससे उसने गाड़ी खरीदी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे उसने गाड़ी खरीदी, तो उसके 800 रुपये उसके पास तो आ गए। और जिस पर्सन ने लोन लिया था, 800 रुपये उसने बैंक से लिए थे, और जिससे उसने कुछ गुड या सर्विस परचेज की, आगे किसी से गुड या कोई सर्विस परचेज की इस लोन के अमाउंट से, तो जिससे गुड या सर्विस कुछ परचेज किया, उसके पास तो 800 रुपये आ गए। आपने लोन लिया बैंक से कुछ खरीदने के लिए, तो जिससे आपने कुछ खरीदा उसको आपने ये पैसे दे दिए, उसके पास तो ये 800 रुपये आ गए। उसने क्या किया, इस 800 रुपये को जाकर बैंक में जमा कर दिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये की बैंक है सकता, उसने 800 रुपये जाकर इस बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, उसके पास तो आ गए। अब बैंक क्या करेगा, अब एक और डिपॉजिट आ गई बैंक के पास, तो ये नई डिपॉजिट आई है। अब इसमें भी वही रूल होगा, LRR 20%, इसमें भी बैंक को 20% रिजर्व रखना पड़ेगा। जब भी कोई नई डिपॉजिट है बैंक को तो रिजर्व रखना ही है 20%। तो 800 का 20% कितना हो जाएगा, 160। 800 का 20% 160, तो 160 बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा। तो बाकी बचा कितना, 800 माइनस 160, 640। 640 का बैंक लोन दे सकता है आगे। तो बैंक ने क्या किया, 800 जब उसके पास डिपॉजिट हुए, 160 रिजर्व रख दिए 20%, और 640 का लोन दे दिया। अब 640 का लोन बैंक ने दे दिया, किसी ने लोन के पैसे लिए, अब लोन से उसने इस पैसों से कुछ खरीदा होगा, इस पैसों से कुछ गुड या सर्विस परचेज की होगी। अब जिससे उसने गुड और सर्विस परचेज की, उसके पास फिर पैसे आ गए, उसके पास पैसे आ गए, तो वो क्या करेगा, इस पैसे का 640 को फिर से वो जमा करेगा, उसने बैंक में जाकर जमा कर दिए फिर से। अब बैंक के पास एक और डिपॉजिट आ गई, तो बैंक क्या करेगा, फिर वही रूल, 20% रिजर्व रखेगा, 640 का 20% हो जाएगा 128, 128, और बचे हुए का बैंक लोन दे देगा। 640 माइनस 128, 512 का बैंक ने लोन दे दिया। तो 640 में से 128 बैंक ने रिजर्व रखे 20%, और बचे हुए 512 का लोन दे दिया। अब फिर क्या होगा, दोबारा से जिसने लोन लिया उसने किसी से जाकर दूसरा सर्विस खरीदी, अब जिससे खरीदी उसके पास पैसे आ गए, तो फिर जमा करेगा, फिर बैंक रिजर्व रखेगा 20% आ गया, लोन दे देगा। तो ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। टोटल जो है, टोटल डिपॉजिट हो जाएगी बैंक की 5000, 5000, ठीक है। अब 5000 का LRR 20% है, तो 5000 का 20% कितना हो गया, 5000 का 20% निकालो तो आएगा 1000, 1000। तो टोटल लीगल रिजर्वेशन हो गया 1000, टोटल डिपॉजिट हो गया 5000, और लोन कितना हो जाएगा, टोटल डिपॉजिट आए थे बैंक के पास 5000, इसमें से 1000 उसने रिजर्व रख दिया LRR, तो कितने का लोन मिला, 5000 माइनस 1000, 4000, तो टोटल लोन बैंक ने दिया 4000 का, ठीक है। टोटल डिपॉजिट थी 5000 और LRR 20%। अभी देखेंगे ये टोटल 5000 कैसे आया। अब हम मनी मल्टीप्लायर देख सकते हैं कितना है। मनी मल्टीप्लायर अगर आपको निकालना हो कि कितने गुना डिपॉजिट हुए इनिशियल डिपॉजिट के, इनिशियल डिपॉजिट थी 1000, अब टोटल है 5000, तो कितने टाइम बढ़े डिपॉजिट, कितने गुना बढ़े, 5 गुना, 5 टाइम्स बढ़े 1000 से 5000। तो मनी मल्टीप्लायर होता है टोटल डिपॉजिट बाय इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट है 5000, इनिशियल डिपॉजिट 1000, तो 5 टाइम्स, 5 गुना जो है डिपॉजिट्स बढ़े हैं, ठीक है। सो ये डिपॉजिट थी 1000 से हमने स्टार्ट करा, 20% बैंक ने रिजर्व रखा, 800 का लोन दिया। अब 800 का जिससे लोन दिया उसने गुड सर्विस किसी से खरीदे, जिससे खरीदे उसके पास पैसा आया,
उसे बैंक में जमा किया, फिर 20% बैंक में रखा, 640 का लोन दिया, और ये कंटिन्यू होता गया। अब देख रहे हो कि डिपॉजिट की जो वैल्यू है ना वो घट रही है। 100 से 800, 1000 से 800, फिर 800 से 640, फिर 512, वो घटती जा रही है। ठीक है, टोटल 5000, LRR टोटल हो गया 1000, तो टोटल लोन 4000। मनी मल्टीप्लायर हुआ 5 टाइम्स टोटल डिपॉजिट बाय इनिशियल डिपॉजिट। एक और एग्जांपल से समझते हैं और हम ये भी देखते हैं कि इसकी वैल्यू आई कैसे 5000। चलो पहले ये देख लो इसकी वैल्यू 5000 कैसे आई। अभी हमने देखा था LRR, डिपॉजिट मल्टीप्लायर कैसे निकाला था। देखो, डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो है यहाँ पे, लीगल रिजर्व रेशियो है 20%, तो 1 अपॉन 20%। 1 अपॉन 20% अब करोगे तो मतलब 1/0.2, 10/2, आंसर आएगा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स तो मतलब मनी मल्टीप्लायर है हमारे पास 5 टाइम्स। तो इनिशियल डिपॉजिट थी 1000 की, तो मनी मल्टीप्लायर हुआ 5 टाइम्स, तो टोटल डिपॉजिट कितना होना चाहिए। ये कह रहा है कि 5 टाइम है मनी मल्टीप्लायर, मतलब डिपॉजिट 5 गुना बढ़ी है। 5 गुना, तो 1000 का 5 गुना कैसे निकालोगे, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5000, तुम्हारे पास आ गया टोटल डिपॉजिट 5000। जो ये वाला हमने निकाला था मनी मल्टीप्लायर टोटल बाय इनिशियल डिपॉजिट, तो 5000 से ही निकाला था। लेकिन हम 5000 कैसे आया ये हम देखते हैं। 5000 कैसे आया हमारे पास कि टोटल डिपॉजिट 5000 होगी, एक बार फिर देख लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर इज 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो, 1 बाय LRR, और LRR है यहाँ पे 20%। 1 डिवाइडेड बाय 20% मतलब 0.2, 10/2 मतलब हो गया 5 टाइम्स। 5 टाइम्स है आपका मनी मल्टीप्लायर। अगर आपके इनिशियल डिपॉजिट है 1000, तो अब वो 5 गुना होनी चाहिए, टोटल डिपॉजिट होना चाहिए 5000। तो टोटल डिपॉजिट हो गई 5000, इसमें से LRR 20% हो गया 5000 का 1000, और लोन इसमें बचे हुए 5000 माइनस 1000, 4000। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। राउंड्स डिपॉजिट लोन LRR 10%। यहाँ पे हमने LRR को 10% रखा है, पिछले एग्जाम्पल में 20% था, इधर 10%। सबसे पहले इनिशियल राउंड में 1000 रुपीज़ किसी ने जमा करे बैंक में, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। अब LRR यहाँ 10% है, तो 1000 का 10% हो गया 100, मतलब 100 बैंक को रिजर्व रखना है, बाकी उसने 1000 में से 100 माइनस करो तो 900 का लोन दे दिया। 1000 जमा हुए थे, इसमें से 10% बैंक को रिजर्व रखना था, 1000 का 10% 100, और बाकी 900 का बैंक ने लोन दे दिया। ठीक है, अब जैसे जिसने लोन लिया उसने कोई गुड्स और सर्विस परचेज की, जिससे परचेज की उसके पास ये पैसा आ गया 900, उसने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक के पास ये डिपॉजिट आई दोबारा 900 की। अब दोबारा इसमें से 10% बैंक ने रिजर्व रखा 90, बाकी बचे हुए 900 माइनस 90, 810 का बैंक ने लोन दे दिया। ठीक है, अब लोन दिया जिसको लोन दिया कोई गुड और सर्विस खरीदेगा, कुछ परचेज करेगा उस लोन से। अब जिससे खरीदा उसके पास पैसे आ गए, ये उसने वो पैसे बैंक में जमा कर दिए 810। अब 810 का दोबारा बैंक 10% जो है रिजर्व रखेगा, और बाकी बचा हुआ 810 माइनस 81, 7 to 9 का बैंक ने लोन दे दिया। तो ऐसे ही फिर 7 to 9 जिसके पास आएंगे वो 10% रिजर्व रख देगा बैंक, वो जमा कर देगा बैंक में, 10% रिजर्व रख के बाकी अमाउंट का वो लोन दे देगा। तो ऐसे करते करते टोटल डिपॉजिट हो जाएगी बैंक के पास 10,000। और अब ये 10,000 आया कैसे, पहले हम ये देख लेते हैं 10,000 कैसे क्यों होगी टोटल डिपॉजिट। LRR है 10%, गिवन है 10% LRR। मनी मल्टीप्लायर 1 अपॉन LRR, मतलब 1 अपॉन 10%, 1/0.10, तो मनी मल्टीप्लायर होगा 10 टाइम्स। 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स हो गया ना 1/0.10, मतलब 10 टाइम्स, 10 टाइम्स हो गया आपका LRR। अब इनिशियल डिपॉजिट थी 1000, टोटल डिपॉजिट वो कह रहे हैं 10 गुना बढ़ेगी, टोटल जो डिपॉजिट है इससे 10 गुना बढ़ेगी 10 टाइम्स। तो 1000 का 10 टाइम्स कितना होगा, 1000 इंटू 10,
10,000, 10,000, तो टोटल डिपॉजिट होनी चाहिए 10,000। ऐसे हमने निकाला कि टोटल डिपॉजिट आई कैसे, 1/LRR 1/0.10, दैट इज 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब अगर 1000 इनिशियल था तो टोटल हो जाएगा 10,000, 10 गुना। ठीक है, अब 10,000 टोटल है। अब इसका 10% LRR टोटल का, टोटल 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000, और बाकी बचा हुआ पैसा बैंक लोन दे सकता है, दैट इज 9,000। तो ऐसे हमने ये कैलकुलेट करा। अब ऐसे भी देख सकते हो, मनी मल्टीप्लायर इज टोटल डिपॉजिट बाय इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट 10,000, इनिशियल 1000, तो 10,000 बाय 10,000, 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है। और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर सेकंड निकालने के लिए हमें पहले टोटल डिपॉजिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो टोटल डिपॉजिट की वैल्यू तभी आएगी जब आप इस फॉर्मूले से निकालोगे कि कितने टाइम रेज हुई डिपॉजिट्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब इसकी वर्किंग को एक बार पढ़ लेते हैं थ्योरी में, क्योंकि एग्जाम में आपको मीनिंग, मनी मल्टीप्लायर का मीनिंग लिखना होगा, एजम्पशंस लिखने होंगे, ये दोनों एक टेबल बनाना होगा, एक एग्जाम्पल देना होगा। ठीक है, और फिर इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। इसका थ्योरी पार्ट क्या है जो हमने अभी टेबल में समझा, इसको एक बार देख लेते हैं थ्योरी इसकी। सपोज न्यू डिपॉजिट्स ऑफ 1000 आर मेड इन बैंक्स। मान लेते हैं कि 1000 रुपीज़ की किसी ने डिपॉजिट किए बैंक में, LRR भी 20%, LRR हमने देख लिया 20%। इट मीन्स बैंक नीड टू कीप ओनली 20% ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व। इट मीन्स बैंक कीप ओनली 200 एज कैश रिजर्व एंड लैंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 800। जो भी हमने पढ़ा वही लिखा है। 1000 रुपीज़ से अगर किसी ने डिपॉजिट किए, 20% रिजर्व है, तो इसका मतलब हुआ कि 200 बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा और बाकी बैंक लोन दे सकता है 800 का, जो भी आपने ये एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, lending मीन्स बैंक क्रिएट डिपॉजिट्स ऑफ 800 इन द नेम ऑफ बोरोअर्स। ठीक है, लैंडिंग का मतलब बैंक ने लोन दिया तो किसी ने उस पैसे को बोरो किया होगा 800। सपोज बोरोअर्स विड्रॉ द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन and spend the same on goods and services needed for investment and consumption. It means the seller of these goods and services receive 800 of revenue and deposit the same in their respective bank accounts. जैसे भी हमने देखा कि बैंक ने ये 800 रुपये का लोन दे दिया बोरोअर को। जिसने ये पैसा बोरो किया, बैंक से बोरो किया, उसने कोई गुड्स और सर्विस खरीदे होंगे, गुड्स और सर्विस इससे परचेज किया, बेकार में तो लोन लेगा नहीं, उसे कोई ज़रूरत होगी, कोई फीस देनी होगी, कुछ खरीदना होगा, तभी उसने लोन दिया। अब जिससे उसने ये लोन दिया, रिसीवर ऑफ दिस फंड, ऊपर लिखा है, इट मीन्स द सेलर ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विस, जिससे उसने ये गुड्स और सर्विस खरीदे, रिसीव ₹800 ऑफ रेवेन्यू, जिससे उसने गुड्स और सर्विस खरीदे होंगे लोन के पैसे से, उसको ये 800 रुपये मिल गए। एंड डिपॉजिट द सेम इन द रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट, और उसने ये पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। द बैंक गेट न्यू डिपॉजिट, बैंक को 800 की और डिपॉजिट मिल गई। दे कीप 20% ऑफ दिस डिपॉजिट, उसका उसने 20% रिजर्व रखा, 160 एज कैश, एंड लैंड द रिमेनिंग 640, और बाकी बचा हुआ 640 दोबारा लोन दे दिया। तो ये ऐसे चलता रहेगा। इन ईच राउंड द इंक्रीज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। देखो हर राउंड में डिपॉजिट की वैल्यू कम होती जा रही है। पहले 1000 से 800 हुआ, फिर 640, फिर 512, ऐसे ही डिपॉजिट की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। द सम टोटल ऑफ ऑल डिपॉजिट्स विल बी 5000, दैट इज 5 टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट हमने देख लिया 5000 होगा। कैसे निकाला था, LRR से 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नॉन एज डिपॉजिट मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर को डिपॉजिट मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो आई होप आपको वर्किंग भी समझ आई होगी, एग्जाम्पल्स भी समझ आ गए हो। इस वाले टेबल को ना याद कर लेना, मतलब याद का नहीं करना आपका, मतलब समझ लेना, खुद से एक बार बना के देख लेना। डिपॉजिट आपने 1000 की इनिशियल डिपॉजिट हुई, फिर उसका 20% LRR मतलब 200, फिर लोन 800 का, फिर दोबारा 800 किसी ने जमा किए, फिर 20% उसका 160। तो एक बार इसको आप खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करना, बनाना ये आना चाहिए आपको। एग्जाम में अगर मनी मल्टीप्लायर का वर्किंग पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, इसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन करनी होगी जो भी हमने पढ़ी। ठीक है, तो ये टेबल एक बार ज़रूर बना कर देख लेना और इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू एवरीवन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर करना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू एवरीवन।